स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस जो चैप्टर चल रहा था समकालीन विश्व में सुरक्षा, इसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट है, जिन बच्चों ने नहीं देखा जाके देख लें। और बात करने जा रहे हैं हम सेकेंड पार्ट की। चलिए सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट के साथ ही आप देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, और ये पिछली वीडियो में जब पार्ट 1 करवाया था उस टाइम पे मैंने दिया था कि मेडकाउ की घटना क्या है। मेडकाउ की घटना क्या है, ये क्वेश्चन मैंने दिया था। अगर आप लोग ने सर्च किया होगा, देखा होगा, तो आप लोग को आइडिया होगा इसके बारे में। अदरवाइज मैं बता देता हूँ क्या है। जैसे कि इस चैप्टर में हम सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। सुरक्षा को जब भी हम बात करते हैं तो सुरक्षा का मतलब क्या होता है, जाहिर सी बात है खतरा होगा। खतरा से आज़ादी को हम सुरक्षा कहते हैं, ठीक है। तो एक ऐसी खतरनाक जो बीमारी थी वो है ना, वो एक बार फैली हुई थी इंग्लैंड में। और ये किस में फैली हुई थी, जानवरों में। देखिए क्या लिखा है, 1990 के दशक में इंग्लैंड में जानवरों में फैलने वाली जो बीमारी थी उसी को मैड काउ का नाम दिया जाता है, ठीक है। इस महामारी के कारण इंग्लैंड को बहुत अधिक आर्थिक नुकसान हुआ था, क्योंकि बेसिकली ये जो बीमारी फैली हुई थी जानवरों में फैली हुई थी। और स्टार्ट किससे होती थी, गायों से स्टार्ट होती थी। पहले सबसे पहले गाय को होती थी, गाय के बाद फिर और जानवरों को होती थी, फिर करते करते फैल जाती थी। इसलिए इसका नाम क्या रखा है, मैड काउ का नाम रखा गया, क्योंकि सबसे पहले गाय से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो चलिए ये तो हमने क्वेश्चन ऐसे कर लिया जो हमने एटलीस्ट दिया हुआ था एक क्वेश्चन। अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट चीज की, जो कि इस चैप्टर में क्या लिखा है, शक्ति संतुलन से क्या अभिप्राय। देखिए पहले मैं आपको बता दूं 6 नंबर के क्वेश्चन में आता है, ठीक है। शक्ति संतुलन से क्या अभिप्राय है, इसको बनाए रखने के उपाय बताइए। यहाँ पे देखिए अब 2 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यहाँ पे जो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है ये 2 नंबर का होएगा और ये क्वेश्चन 4 नंबर का होएगा, ठीक है। तो देखिए शक्ति संतुलन क्या है। शक्ति संतुलन का मतलब क्या है, संतुलन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट आप ऐसे समझिए कि जो बिल्कुल ऊपर नीचे ना हो, बिल्कुल बराबर हो, ऐसा। जैसे मान लेते हैं कि अगर किसी एक देश के पास 5 हथियार है तो दूसरे देश के पास अगर 4 हथियार है तो 4 और 5 यहाँ पे संतुलन हो जाएगा, नहीं होएगा। क्यों, क्योंकि जिसके पास 4 है वो सोचेगा कि नहीं मुझे एक और बनाना है ना। और जिसके पास 5 है वो उसके पास ज्यादा ताकत हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे शक्ति संतुलन नहीं बन पाएगा, है ना। तो शक्ति संतुलन का मतलब क्या होता है कि एक बराबर संतुलन हो पाना, या फिर एक बराबर शक्ति हो पाना, है ना, ऐसा ही। तो देखिए एक चीज बोला जाता है शक्ति संतुलन में कि आप सामने वाले देश को इतना ताकतवर मत बनने दो जो तुम पे वो हावी हो जाए, या तो तुम भी उतना ताकतवर बन जाओ जितना कि सामने वाला है, या फिर सामने वाले को बनने ही मत दो उतना ताकतवर, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, शक्ति संतुलन का अर्थ है कि किसी भी देश को इतना सबल का मतलब होता है मजबूत, सबल का मतलब क्या होता है, मजबूत। कि शक्ति संतुलन का अर्थ है कि किसी भी देश को इतना सबल यानी कि मजबूत नहीं बनने दिया जाना चाहिए जिसकी वजह से दूसरों की सुरक्षा के लिए वो क्या बन जाए, खतरा बन जाए। यानी कि किसी भी देश को इतना मजबूत मत बनने दो जिसकी वजह से वो दूसरे के लिए खतरा पैदा कर पाए, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो समझ जाइए कि वहां पे शक्ति संतुलन नहीं है, ठीक है। या तो खुद पावरफुल बन जाइए, सामने वाला पावरफुल है तो या तो खुद बन जाइए, या फिर सामने आप कमजोर हो तो सामने वाले को भी कमजोर करो, है ना, ऐसा कहने का मतलब। शक्ति संतुलन तभी तो बनी रहेगी, ठीक है। देखिए शक्ति संतुलन में आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये अमेरिका था, ये मान लीजिए कि सोवियत संघ था, तो आपने देखा इन दोनों की शक्ति ऑलमोस्ट देखी जाए बराबर ही थी, लेकिन ये इसको पीछे करने के लिए हथियार बना रहा था, ये इसको पीछे करने के लिए हथियार बना रहा था। तो यहाँ पे एक तरीके से शीत युद्ध देखने को मिल गया था। अदरवाइज देखा जाए तो अमेरिका और सोवियत संघ में लड़ाई नहीं हुई। इट मींस क्या हुआ था, वहां पे शक्ति संतुलन था। साथ ही साथ बहुत सारी जो हमने संधियां बात की थी वो सारा भी चीज उसी में था, ठीक है। तो देखिए वही चीज है। तो पहला लाइन समझ में आ गया कि किसी भी देश को इतना मजबूत बनने मत दो जिसकी वजह से दूसरों के लिए खतरा पैदा करते। आगे क्या लिखा है, शक्ति संतुलन के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्र को अपनी आपसी शक्ति संबंधों को बिना किसी बड़े शक्ति के हस्तक्षेप के स्वतंत्रता पूर्वक संचालन करने देना चाहिए, है ना। इसका मतलब समझिए। अक्सर देखा आपने क्या होगा, मान लेते हैं ये बड़ा देश है, ये छोटा देश है। अब छोटा देश अगर कोई डिसीजन ले रहा है ना, किसी भी चीज पे अगर मान लीजिए डिसीजन लेता है, तो अगर बड़ा देश उस पर हस्तक्षेप करता है कि नहीं तुम ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, मतलब इसकी सलाह पे अगर करता है तो समझ जाओ कि ये चीज सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि कल की डेट में ये हस्तक्षेप भी कर देगा, कल की डेट में, क्योंकि ये इसी की वजह से चल रहा है ना, ऐसा। तो इसी वजह से क्या कहा जाता है, शक्ति संतुलन में बात रखी जाती है कि कोई भी देश अगर किसी भी चीज के बारे में, है ना, डिसीजन लेता है तो वो स्वतंत्रता पूर्वक ले, मतलब क्या ले, स्वतंत्रता पूर्वक संचालित करे। किसी भी बड़े देश का उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।
समझ में आ रही बात? पहले वाली लाइन में क्या बोला गया, किसी को इतना मजबूत बनने मत दो जिसकी वजह से तुम्हारे लिए खतरा पैदा कर दे। और दूसरे में हमने क्या बना तो क्या पढ़ा कि अगर आप डिसीजन ले रहे हो तो स्वतंत्रता पूर्वक लो ताकि दूसरा देश उस पर कोई हस्तक्षेप ना करे। समझ में आ रही बात? तो ये शक्ति संतुलन का अर्थ था, ये हो गया आपका 2 नंबर में। अब हम बात करेंगे 4 नंबर का जो है वो, यानी कि ये चीज कहोगे भैया कि 4 नंबर में सिर्फ इतना लिख देंगे नंबर मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं, इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। और ये एक्सप्लेन हम किस में देखेंगे, जब इसका मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा तो एक्सप्लेन भी करवा दूंगा, ठीक है? अभी मैं जस्ट बोल रहा हूँ, उसको बस सुनिए। क्या लिखा हुआ है? पहला चीज, इसको शक्ति संतुलन को बनाए रखने के कौन कौन से उपाय है। सबसे पहला है गठजोड़ और प्रतिगठजोड़। गठजोड़ और प्रतिगठजोड़ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? गठजोड़ का मतलब होता है आपस में मित्रता कर लेना। अगर एक देश दूसरे देश के साथ मित्रता कर लेता है तो समझ जाइए कि शक्ति संतुलन बना रहेगा। कोई कितना भी बड़ा देश है ना, वो तुम पे आक्रमण नहीं करेगा अगर आपका उसमें क्या है, आपका है गठजोड़ अगर हो जाएगा तो, ठीक है? तो क्या समझ में आया? गठजोड़ कर लीजिए। या प्रति गठजोड़ करने का मतलब क्या हुआ कि जिससे आपको लगता है कि खतरा है ना, उससे आप जाओ दोस्ती कर लो एक तरीके से, ठीक है? या फिर ये भी आप कह सकते हो कि दोस्त का जो दोस्त होता है, मतलब देशों का जो दोस्त होता है, उससे भी मित्रता स्थापित कर लो। इट मीन्स आप चाहते हो शक्ति संतुलन को बनाए रखना तो सभी देशों के साथ गठजोड़ कर लो ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो। पहला चीज तो ये। दूसरे नंबर पे क्या लिखा है? शस्त्रीकरण और निशस्त्रीकरण। देखिए, शस्त्रीकरण का मतलब क्या होता है? मान लेते हैं इस देश के पास 5 हथियार है, अभी जस्ट मैंने बताया, और इस देश के पास 4 हथियार है। तो हो सकता है इसकी पावर जो है, इसकी जो पावर है वो ज्यादा है, तो हो सकता है कि ये उछलेगा, है ना, हो सकता है कि ये दूसरे को नीचा दिखाएगा। तो यहाँ पे आप शस्त्रीकरण कर लो। शस्त्रीकरण का मतलब क्या हुआ? शस्त्रों को बना लो, मतलब आप भी पास कर लो, है ना। एक शस्त्र और बना लोगे तो इट मींस 4 आपके पास था, ये एक और बना लिए 5 हो गया। अब क्या होगा, ये देश आप पे हावी नहीं हो सकता है। तो शस्त्रीकरण करके यानी कि अपनी शक्ति को बनाकर, है ना, हम शक्ति संतुलन को मेंटेन कर लेंगे। नहीं तो ऊपर नीचे, जैसा कि मैंने बताया था ना, जब 2 ताकतवर मिलते हैं या जब ताकतवर लड़ते हैं तो कोई नहीं जीतता है ना, तो वही वाली बात है। शस्त्रीकरण कर लो या फिर निशस्त्रीकरण कर लो। निशस्त्रीकरण का मतलब क्या होता है? ना इसके पास शस्त्र रहेगा ना इसके पास शस्त्र रहेगा, दोनों बिना शस्त्र के रहेंगे। तो अब बताइए लड़ाई होगा क्या? नहीं होगा। तो या तो शस्त्रीकरण कर लो मतलब मजबूत बन जाओ, या निशस्त्रीकरण मतलब कर लो, या फिर दोनों ही मजबूत ना हो, तो ही जाके ये चीजें मेंटेन हो सकती है। अगला है क्षतिपूर्ति करके। क्षतिपूर्ति का मतलब क्या हुआ? अगर कोई ऐसी चीज है, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी चीज का नुकसान किया, तो भाई उसका क्षतिपूर्ति कर दीजिए, नुकसान का भरपाई कर दीजिए। तो क्या लड़ाई होगी? नहीं होगी, है ना। तो जो आपने नुकसान किया है सामने वाले का, अगर आप उस चीज का भरपाई कर देते हैं तो नुकसान नहीं होगा। तो यही चीज है, इसकी वजह से आप शक्ति संतुलन को बनाए रख सकते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अगला क्या लिखा? हस्तक्षेप करके और अहस्तक्षेप के द्वारा। मान लीजिए कई मैटर में ऐसा पड़ जाता है कि हस्तक्षेप करना पड़ जाता है, यानी कि बोलना पड़ जाता है ना। अब कोई भी बड़ा देश छोटे देश को दबा रहा है, ऐसी सिचुएशन में अगर आप बोल रहे हो, छोटे देश के साथ खड़े हो जाओगे तो शक्ति संतुलन बराबर हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे ना बोलना भी समझदारी का काम होता है ना। तो अहस्तक्षेप के द्वारा भी शक्ति संतुलन को बनाए रख सकते हो। मान लीजिए कि कहीं पे काम हो रहा है कोई भी चीज का, है ना, 2 देशों में काम हो रहा है, यहाँ पे जरूरत नहीं है बोलने की तो बिल्कुल मत बोलिए, नहीं बोलेंगे तो भी अच्छे से वो काम हो जाएगा। तो वही चीज है, ठीक है। तो ऐसा हस्तक्षेप करके कई जगहों पर हस्तक्षेप करने की जरूरत पड़ती है, तो कई जगहों पर हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला लिखा है संतुलनधारी। इसका मतलब वही होता है अपनी पावर को मेंटेन करना। अगर 2 देश अपने पावर को मेंटेन करके रखते हैं तो इट मींस लड़ाई की संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे वही मैंने बताया था, अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने, है ना, दोनों के पास हथियार भी बहुत ज्यादा थे, क्षेत्रफल भी अच्छा खासा था, सैनिक भी बहुत बढ़िया थे, है ना। ऐसी सिचुएशन में मेंटेन करके सारी चीजें रखते थे तो लड़ाई की संभावनाएं कम थी, ठीक है। संभावनाएं बढ़ती थी लेकिन विकराल रूप धारण नहीं करती थी। तो हमने क्या समझा? इसको बनाए रखने का गठजोड़ करके, प्रति गठजोड़ करके, शस्त्रीकरण करके, निशस्त्रीकरण के, क्षतिपूर्ति के द्वारा, है ना, हस्तक्षेप करके, और कई जगहों पर हस्तक्षेप नहीं करने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा संतुलनधारी यानी कि अपनी शक्ति को मेंटेन करके रखेंगे तो भी ये चीजें हो सकती हैं। समझ में आ रही बातें? चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला जो टॉपिक है अपने सामने वो देखिए क्या लिखा हुआ है, सहयोगात्मक सुरक्षा क्या होती है। देखिए यहीं पे आपको समझ में आ रहा होगा सहयोगात्मक या सहयोग मूलक सुरक्षा क्या होती है। सहयोग का मतलब क्या होता है? सपोर्ट। ऐसी सुरक्षा जो सहयोगों के द्वारा हो। जैसे मान लीजिए कि बीमारी हो गई, महामारी बहुत तेजी से फैल रही है ना, कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा था, तो क्या कोई एक देश निपट पा रहा था क्या? नहीं, इसमें सारे देश मिलकर निपट रहे थे। तो ये किसके द्वारा हुआ? सहयोग के द्वारा हुआ। जब एक देश दूसरे देश के साथ सहयोग करेगा तो ये चीजें हो पाएंगी। तो यही लिखा है कि सहयोग मूलक सुरक्षा क्या होती है?
सहयोग मूलक सुरक्षा से अभिप्राय ऐसी सुरक्षा से जो देशों तथा अन्य संगठनों के द्वारा सहयोग के द्वारा होती है, जैसे कि महामारी हो गया, आतंकवाद हो गया, वैश्वीकरण हो गया, निर्धनता हो गई, है ना, शरणार्थियों की समस्या हो गई। ये सारी चीजें कब दूर हो सकती है? सहयोगात्मक मूलक के द्वारा हो सकती है ना, सहयोग मूलक के द्वारा हो सकती है। जैसे महामारी हो गई तो भी सहयोग की जरूरत है, एक देश दूसरे देश का सपोर्ट करेगा, है ना। आतंकवादी तो आपको पता है किसी एक देश के होते नहीं है। वैश्वीकरण तो आपको पता ही है कि इसमें सारे देश मिलकर काम करते हैं। निर्धनता गरीबी है, वैश्विक गरीबी ऐसा नहीं है कि किसी देश में गरीब नहीं है, हर देश में गरीब है ना। तो इससे कब निपटा जा सकता है? जब सहयोग करेंगे तब। और शरणार्थियों की समस्या जो एक देश को छोड़कर दूसरे देश में चले जाते हैं, है ना, इनकी समस्याओं से हम कम निपट सकते हैं जब हम आपस में सहयोग करके रखेंगे तब। ठीक है, चलिए ये भी हमने समझ लिया। अब अगला जो टॉपिक है वो क्या है? भारत सुरक्षा की रणनीति, यानी कि भारत ने सुरक्षा करने को क्या क्या रणनीति अपनाया, सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कौन कौन सी रणनीति निकाला है, ये देखिए 4 नंबर में पूछता है। जैसे भारत की सुरक्षा नीति के 4 घटक हैं। कौन कौन से घटक है जी? सबसे पहले भारत क्या चाहता है? भारत ने अपनी सेनाओं को मजबूत किया है, कि इसको सैन्य क्षमता को प्रबल किया है। प्रबल का मतलब होता है मजबूत। तो सुरक्षा नीति का प्रथम घटक यह है कि सैन्य क्षमता को क्या करना? प्रबल करना, मतलब मजबूत करना। क्योंकि भारत पर पड़ोसी देशों का आक्रमण होता रहता है, जैसे कि आपने देखा है ना, जब देखो तब पाकिस्तान आक्रमण कर देता है। चीन भी एक बार आक्रमण किया था 1962 में, ठीक है। तो पड़ोसी देशों का आक्रमण की वजह से भारत ने किसको मजबूत किया? सैन्य क्षमता को मजबूत किया। दूसरे नंबर पे भारत की सुरक्षा नीति का द्वितीय घटक है कि अंतरराष्ट्रीय कायदों कानूनों को प्रबल बनाना। देखो, एक तो सेना के लेवल पे हम अपने आप को मजबूत बनाते हैं, और दूसरे नंबर पे हम किसको मजबूत बनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय कायदे कानून जो बनाते हैं, है ना, जो संस्थानें हैं, उसको मजबूत बना के रखना, ताकि कोई भी देश फालतू ना बोल पाए, है ना। तीसरे नंबर पर भारत की सुरक्षा रणनीति का तीसरा घटक क्या है? भीतरी सुरक्षा की समस्या, जो भीतरी जो सुरक्षा से संबंधित जो समस्याएं होती है ना, उससे निपटना। जैसे एक देश होता है, एक देश बाहर से तो जीत जाता है, बट देखा जाए तो अंदर ही अंदर टूट जाता है, कई बार ऐसा भी देखा जाता है, क्योंकि उसके देश के अंदर ही बहुत सारे राज्यों की डिमांड बंदी करने लगते हैं, या फिर ये कहो कि आंदोलन करने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई कर लेते हैं। तो ऐसी चीजें भी एक देश को खंडित कर देती, तोड़ देती है। तो भारत क्या चाहता है? भारत दूसरे देशों से लड़ने के लिए सेना को मजबूत कर दिया है, सभी देशों को चुप रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के कायदे कानूनों को मजबूत करने की बात की है। और तीसरे नंबर पर उसने किसकी बात की है? कि भाई जो भीतरी समस्या है, एक देश के अंदर की जो समस्या है, उसको निपटने के लिए, है ना, जो सुरक्षा है उसको बनाकर रखो, ताकि एक देश के अंदर भी कोई खतरा ना आ पाए। अगला क्या लिखा है? भारत की अर्थव्यवस्था को इस प्रकार विकसित करना, या इस प्रकार विकसित करने का प्रयत्न करना जिसकी वजह से बहुसंख्यक नागरिकों को निर्धनता यानी कि गरीबी, और देखो क्या क्या लिखा है? भारत की अर्थव्यवस्था को इस प्रकार से विकसित करना, अर्थव्यवस्था जो है अपनी इस प्रकार से उसको विकसित करो, यानी कि विकास करो, जिसकी वजह से जो बहुसंख्यक नागरिक है, बहुसंख्यक नागरिक अधिकतर क्या होते हैं? गरीब होते हैं ना, जिनकी संख्या ज्यादा होती है। तो बहुसंख्यक निर्धनता से निपटना, संसाधनों की जो कमी होती है उससे मुक्ति दिलाना, और साथ ही साथ नागरिकों के मध्य आर्थिक असमानताओं को, मतलब भेदभाव को कम करना, है ना। चौथे नंबर पर भारत ने इस पे ध्यान दिया। पहले नंबर पे सेना को मजबूत किया है, दूसरे नंबर पे अंतर्राष्ट्रीय कायदे कानूनों को मजबूत किया है, तीसरे नंबर पे भीतरी सुरक्षा को ध्यान दिया है, और चौथे नंबर पे असमानताओं को कम किया है, और जितने भी निर्धन लोग हैं, है ना, और जो संसाधनों का अभाव है उसको इस प्रकार से मेंटेन करके रखता है ताकि सभी के लोगों में समानता स्थापित हो पाए। ये देखिए 4 नंबर के क्वेश्चन में आता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला ये तो देखिए, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं इस चैप्टर का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है ना, वो यही है। ठीक है, सबसे मेन। ठीक, तो जल्दी से देख लेते हैं कि क्या क्या है। बात करते हैं पारंपरिक और अपारंपरिक सुरक्षा में क्या अंतर। हालांकि ये पहले ही पढ़ा दिया हूं, लेकिन फिर भी मैं एक बार वो चीज करूंगा। ठीक है, पारंपरिक और अपारंपरिक। देखिए, पारंपरिक अगर मैं सुरक्षा की बात करूं तो ऐसा जो सुरक्षा होता है, ठीक है, पारंपरिक सुरक्षा की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि आपको पता है, ऐसे खतरे जो एक देश और दूसरे देश के बीच में होते हैं, मतलब डायरेक्टली जो आते हैं वो पारंपरिक में आते हैं, और इनडायरेक्टली जो आते हैं वो अपारंपरिक में आते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, पारंपरिक सुरक्षा की धारणा मुख्य रूप से बाहरी खतरों से संबंधित होती है। मतलब एक देश को दूसरे देश से जो खतरा होता है वो पारंपरिक में आता है। तो यही चीज, पारंपरिक सुरक्षा की धारणा का संबंध मुख्य रूप से किससे होता है? बाहरी खतरों से होता है। और इसमें क्या होता है, अपारंपरिक सुरक्षा की धारणा में केवल बाहरी खतरे ही नहीं आते, बल्कि अन्य खतरनाक खतरे भी आते हैं। खतरनाक खतरों की बातें की जाती है, अन्य घटनाओं की बात की जाती है, जैसे कि इनडायरेक्टली जो आते हैं, जैसे कि महामारी हो गई, बीमारी, ये सारे चीज में आ जाते हैं। ठीक है, पारंपरिक सुरक्षा की धारणा में एक देश को दूसरे देश से चिंता होती है ना, इनके सैन्य खतरों से डर होता है। और यहाँ पे देखा जाए अपारंपरिक सुरक्षा की धारणा में एक देश को केवल दूसरे
देश के सैन्य खतरों की चिंता ही नहीं रहती है, बल्कि अन्य स्रोतों से भी जो होने वाले जो खतरे हैं ना, वो उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। पारंपरिक सुरक्षा की धारणा में एक देश की सेना और नागरिकों को दूसरे देश की सेना और नागरिकों से, ठीक है, खतरा होता है कि, ठीक है, सेना से खतरा होता है। अपारंपरिक सुरक्षा की धारणा में एक देश के नागरिकों को विदेशी सेना के साथ साथ देश की सरकारों के हाथों से भी बचाना होता है। कई बार ऐसा होता है एक देश के अंदर, है ना, जो सरकार होती है वही बेकार होती है ना, तो उससे भी बचाना इसमें होता है। आगे, पारंपरिक सुरक्षा की धारणा में खतरे का जो स्रोत होता है ये विदेशी राष्ट्र हो सकता है या फिर अन्य देश हो सकता है, ठीक है। लेकिन अपारंपरिक में बात करें, अपारंपरिक सुरक्षा की धारणा में जो स्रोत है वो विदेशी राष्ट्र ही नहीं हो सकता, बल्कि अन्य भी हो सकते हैं। आगे, पारंपरिक सुरक्षा की धारणा में जो बाहरी आक्रमण के समय एक राष्ट्र 3 उपायों से इससे छुटकारा पा सकता है। अब देखिए यहाँ पे एक बात की गई है कि पारंपरिक सुरक्षा से अगर आपको बचना है तो 3 प्रकार की चीजें अपना सकते हो। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। सबसे पहला है, जैसे मान लेते हैं एक देश और दूसरे देश में लड़ाई हो रही है, जैसे ये देश है और ये देश है, इन दोनों देशों में लड़ाई हो रही है, तो अगर एक देश, पहला वाला देश आत्मसमर्पण कर देता है, मतलब सरेंडर कर देता है, तो ऐसी स्थिति में जो है इसको सुरक्षा मिल सकती है। जैसे आप देखते हो ना, पुलिस वाले अगर कहीं पकड़ने गए किसी आतंकवादी को या फिर किसी ऐसे बंदे को, तो कहता है ना सरेंडर कर दो, हम आपको कुछ भी नहीं करेंगे, तो आपको पकड़ के लेके जाएंगे से। तो वही वाली बात है। तो आप कैसे बच सकते हो, मतलब कोई देश कैसे बच सकता है? आत्मसमर्पण के द्वारा। दूसरे नंबर पे, आक्रमणकारी राष्ट्र की बातों को मानकर, यानी कि जो सामने वाला बात बोल रहा है उसको मान लिया तो भी युद्ध टल सकता है। और आक्रमणकारी राष्ट्र को युद्ध में हराकर या तो खुद ही हार मान जाओ, या तो इसकी बातें मान लो, या तो सामने वाले को हरा दो। ये 3 ही ऐसी चीज होती है जिसके द्वारा किसी भी युद्ध को टाला जा सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बेसिकली अपारंपरिक सुरक्षा को बनाए रखना है, तो देखो ये एक ही चीज से हो सकता है, उसको हम कहते हैं सहयोग। सहयोग रहेगा तो ये चीजें हो सकती हैं। तो क्या लिखा है? अपारंपरिक सुरक्षा की धारणा में एक राष्ट्र प्राकृतिक आपदा, आतंकवाद, महामारियों को समाप्त करके लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सकता है। तो ऐसे में इनको जरूरत पड़ती है सहयोगों की, और जब हम एक देश दूसरे देश मिलकर सहयोग करेंगे एक दूसरे का, तो ही अपारंपरिक जो खतरा है उससे हम निपट सकते हैं और अपारंपरिक सुरक्षा हमें मिल सकती है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो पारंपरिक में एक देश से दूसरे देश को खतरा होता है, और अपारंपरिक में एक देश से दूसरे देश के साथ खतरा तो होता है, इसके साथ साथ और भी जो खतरे आते हैं वो सब इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपका ये जो चैप्टर है 7वां चैप्टर, ये आपका ओवर हो चुका है। तो जैसा कि आपको पता है जो चैप्टर है आपका ये 2 हिस्सों में डिवाइड था, पार्ट 1 और दूसरा पार्ट 2। ये 2 हिस्सों में डिवाइड था, दोनों कंप्लीट है, और हर एक चैप्टर का इसी प्रकार से चीजें हैं। जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं, ठीक है, यूट्यूब पे आप सारी चीजें आप देख रहे हैं, यूट्यूब से हटकर आप विकास स्टडी के पॉइंट के प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, जहां पे सारे के सारे चैप्टर एक लाइन से आपको देखने को मिलेंगे, सारी की सारी चीजें आपको एक लाइन से देखने को मिलेगी। और वहां पे सेम ऐसा ही चैप्टर दिया रहेगा, चैप्टर के पार्ट दिए रहेंगे, है ना, उसी हिसाब से आपको देखना, कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ नोट्स हो गया, ठीक है, सैंपल पेपर हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये सब भी डाउट क्लासेस हो गए, सब भी फ्री देखने को मिलेगा। तो इस सारे आप देख सकते हो, ठीक है, विकास स्टडी पॉइंट का ऐप पे जाकर, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको एक बैच ज्वाइन करेगा, और बैच के क्या क्या कंडीशन है, क्या चार्जेस हैं, वो सारा चीज आपको ऐप पे जाने के बाद ही पता लगेगा, ठीक है। बाकी वीडियो कैसे लगी लाइक करके बताएं, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर।